सिर्फ एक कागज पर दस्तखत हुए और मिडिल ईस्ट की जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा डील साइन, लेकिन इस जंग में मिसाइलों और बमों ने हजारों जिंदगी तबाह कर दी, अरबों डॉलर की संपत्ति और पूरी तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया। उसका क्या? इस युद्ध का असर तो कई पीढ़ियों तक भोगना पड़ेगा। सवाल यह है कि इस शांति की सबसे बड़ी जीत किसकी हुई, ज्यादा नुकसान किसका हुआ? आज कुछ इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और देश भर में नीट परीक्षा के नतीजों और कथित पेपर लीक को लेकर छात्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है और ऐसे में तमाम विपक्ष के नेता समेत अरविंद केजरीवाल ने युवाओं से एक अपील की है। बाकायदा उसका वीडियो भी बनाया है जिसने राजनीतिक गलियारों में माहौल को गर्मा दिया है। किन मुद्दों पर बात की है केजरीवाल ने, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। और उन्नाव की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गर्जना में आज खरदूषण और मारीच का जिक्र आया। विकास की सौगात बांटने पहुंचे योगी बाबा ने विपक्ष पर जोरदार राजनीतिक हमला भी बोला और भरी जनसभा में योगी ने दो बड़े नेताओं की तुलना रामायण के किरदारों से कर दी। क्या है पूरा मामला और कौन है खरदूषण और मारीच, पूरी डिटेल आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। दोनों देश के दोनों भाषाओं पर लिखा गया पीस नोट जिस पर दस्तखत हुए और मिडिल ईस्ट में जंग खत्म कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेश्कियान ने तनाव खत्म करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौता तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। इस शांति समझौते के बाद सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पड़ा, जहां से दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। दोनों देशों के बीच बनी सहमति के बाद इस अहम समुद्री रास्ते को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया। इससे दुनिया के तेल बाजार पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल तो टल गया है। डोनाल्ड ट्रंप और मसूद ने इस समझौते को वर्चुअल तरीके से मंजूरी दी। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है। 14 पॉइंट की इस डील में कई अहम शर्तें भी शामिल हैं, लेकिन इस समझौते में फायदा किसे ज्यादा मिला और किसका नुकसान हुआ, तो इस पर कई रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस डील से ईरान को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि लंबे समय से प्रतिबंधों का सामना कर रहा ईरान अब तेल कारोबार और आर्थिक गतिविधियों में खुलकर काम करेगा और उससे राहत मिलने की उम्मीद है। अगर अमेरिका की बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि फिलहाल युद्ध रुक गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही जारी रखने का भरोसा दिया है। ये रास्ता दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अगर ये बंद होता है तो तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती थी। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। इसके अलावा ईरान के परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त पर भी सहमति बनी है। हालांकि उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतिम फैसला अभी बाकी है। दोनों देशों के बीच अगले 60 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह समझौता परफॉर्मेंस बेस्ड है, यानी अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता तो दी गई राहत वापस भी ली जा सकती है। ये साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप ने संदेश दे दिया है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि अमेरिका इस डील के तहत ईरान को कोई सीधा नगद भुगतान नहीं करेगा। दूसरी तरफ ईरान के लिए सबसे बड़ा फायदा तेल व्यापार में राहत को माना जा रहा है। प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था काफ़ी दबाव में आ चुकी थी, काफ़ी निचले स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब तेल बिक्री होगी। बैंकिंग, शिपिंग और इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में राहत मिलने की संभावना है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर ईरान युद्ध से पहले वाले स्तर पर तेल बेचना शुरू करता है तो उसे हर साल अरबों डॉलर की कमाई हो सकती है। इसके अलावा ईरान के पास पहले से बड़ी मात्रा में तेल स्टॉक मौजूद है जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारा जाएगा। अगर आगे स्थायी समझौता रहता है तो विदेशों में फंसी ईरानी संपत्तियों तक भी पहुंचना आसान बन जाएगी। इससे ईरान की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस समझौते में ईरान का पलड़ा ही भारी नजर आ रहा है। युद्ध के दौरान अमेरिका ईरान पर ज्यादा दबाव बनाने की बात कर रहा था, लेकिन अंतिम समझौते में न सत्ता परिवर्तन हुआ, ना ही ईरान को पूरी तरह से झुकना पड़ा, ना ईरान ने घुटने टेके। करीब 110 दिनों के संघर्ष के बाद ईरान की सरकार सत्ता में अब भी बनी हुई है और उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है। तो सबकी नज़र अब अगले 60 दिनों की बातचीत पर टिकी है। अगर बातचीत असफल होती है तो अमेरिका के सामने फिर से दबाव बनाने की चुनौती होगी। देखना होगा कि अगले 60 दिनों में रिजल्ट क्या निकल कर आता है।
और नीट परीक्षा का विवाद अब सिर्फ छात्रों और उनके पेरेंट्स तक सीमित नहीं रहा है। अब ये मुद्दा सड़कों से लेकर संसद और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बाद अब अरविंद केजरीवाल भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। सवाल ये है कि सिर्फ 4 दिन बाद परीक्षा है और विपक्ष के बड़े नेता छात्रों से, लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील क्यों कर रहे हैं? कोटा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले ही इस मामले को युवाओं के सपनों से जोड़ चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब तक जनता खुद आवाज नहीं उठाएगी तब तक सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेगी। ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। अगर आज लोग चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेंगी। उनके मुताबिक विपक्ष का काम सिर्फ संसद में सवाल उठाना नहीं है, बल्कि जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना भी है। पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पे नहीं उतरोगे। अपने बयान में केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए सरकार को कॉमेडी सर्कस तक बता दिया। केजरीवाल ने दावा किया कि पेपर लीक कोई छोटी या सामान्य घटना नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है। उनके मुताबिक इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम करता है, जिसके तार प्रभावशाली लोगों तक जुड़े होते हैं। उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पेपर लीक से होने वाली करोड़ों की कमाई का इस्तेमाल राजनीतिक खरीद फरोख्त में किया जा रहा है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस लगातार जारी है और इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल छात्रों के भविष्य को लेकर खड़ा हो रहा है। लाखों छात्र और उनके परिवार जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी। परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी कब तक बनाया जाएगा? केजरीवाल का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक समिति बनाई जानी चाहिए। राजनीतिक जानकारों का तो ये कहना है कि नीट का मुद्दा अब एक बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है। युवाओं के बीच बढ़ती नाराजगी को विपक्ष सरकार के खिलाफ एक बड़े मुद्दे के तौर पर अब पेश कर रहा है। फिलहाल इतना साफ है कि नीट को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब केवल परीक्षा तक नहीं है, ये युवाओं के भविष्य की बात है, व्यवस्था की पारदर्शिता की बात है और राजनैतिक जवाबदेही की भी बात है। क्योंकि जब हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो उनकी जवाबदेही भी बनती है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सियासी हमले तेज हो गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि उस दौर में, यानी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस दौर में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक कहावत तक प्रचलित हो गई थी, देख सपाई बिटिया घबराई। उनका कहना है कि उस समय महिलाएं और बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। मंच विकास परियोजनाओं का था, लेकिन निशाने पर थे विपक्ष के 2 बड़े नेता। सीएम योगी ने आखिर क्यों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तुलना रामायण के किरदारों से कर दी, और क्यों कहा कि इन दलों के आंसू गरीबों के लिए नहीं बल्कि माफियाओं के लिए निकलते हैं? उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 577 करोड़ रुपए की 104 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल भी रहा। कार्यक्रम के बाद आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के साथ साथ विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रामायण काल में खरदूषण और मारीच जैसे पात्र रहे होंगे। ठीक उसी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में माफिया राज देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि क्या किसी ने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को गरीबों के लिए आंसू बहाते देखा है? उनके आंसू तो माफियाओं के लिए निकलते हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस के लिए केवल नेहरू गांधी परिवार महत्वपूर्ण रहा, जबकि समाजवादी पार्टी की राजनीति सैफई परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। केवल 2 परिवार थे। कांग्रेस के लिए केवल गांधी परिवार, नेहरू परिवार था, नेहरू गांधी परिवार, और समाजवादी पार्टी के लिए सैफई परिवार। बाकी उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं थी। उससे बाहर वे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि पहले अगर कोई राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ आवाज उठाता था तो सपा के गुंडे, उन्होंने गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया, तो सपा के गुंडे उसकी आवाज दबाने का काम करते थे। अगर कोई गरीब आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था, और कोई राजनीतिक दल आवाज उठाता था तो इनके गुंडे और इनकी माफिया न केवल उनकी आवाज को बंद कर देते थे बल्कि व्यापारियों का अपहरण करके पूरा तांडव करते थे। मुख्यमंत्री ने किसानों का भी मुद्दा उठाया इस मंच से। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, ये भी बताया उन्होंने। बिजली की कमी रहती थी, समय पर बीज और खाद नहीं मिल पाता था, गन्ना का किसान परेशान रहता था। और विकास कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उन्नाव के विकास से जुड़े जो भी प्रस्ताव आए उन्हें सरकार ने प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि जिले में गंगा नदी पर 2 पुलों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर के लिए 700 एकड़ जमीन, लैंड क्लस्टर के लिए 200 एकड़ जमीन और इंडस्ट्रियल लैंड विकास के लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। ये सब सरकार की तरफ से किया गया। तो उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन बनने से उन्नाव को बड़ा फायदा मिलने वाला है। लखनऊ से शुरू होने वाला विकास अब उन्नाव और कानपुर तक पहुंचेगा। सरकार अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से विकास कर रही है, रोजगार की संभावनाएं हैं, निवेश दोनों बढ़ रहा है। और मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट का भी यहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे और सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, जो प्रदेश के विकास की नई तस्वीर पेश करेगा। अपने संबोधन के अंत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास तभी संभव है जब सरकार की सोच पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए हो। अब इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो चुकी है, खास करके रामायण के 2 किरदारों के नाम लेने के बाद। आने वाले दिनों में विपक्ष इस पर क्या जवाब देगा, इस पर रहेगी सबकी नज़र। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।